नमस्कार। इस हफ्ते के ये डेटा क्या कहता है कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। 1977 यानी कि 1977 एक ऐतिहासिक इलेक्शन हुआ था इस साल में, और अब अगला साल 2024 इसमें भी मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। मैं आपको इतिहास से कुछ थोड़ा सा डेटा दिखाऊंगा जिसको देख के आपको भी लगेगा कि शायद 47 साल बाद 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो भी किस तरह से 1977 के इलेक्शन के समानांतर है, सिमिलर है। वही परिस्थितियां आज भी बनती जा रही हैं, वही पॉलिटिकल हालात होते जा रहे हैं, और उसी प्रकार से जो इलेक्शन होगा अगले साल उसका नतीजा भी मेरे हिसाब से कुछ वैसा ही आएगा जैसा 1977 में आया था। एक और चीज का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। 1977 में हालात कुछ ऐसे बने थे कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता, हालांकि उस समय मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन कोई भी बनता उसको काम जो करना था वो बिल्कुल एक तरह से सेट था। वो चीजें कोई भी आता, चाहे चरण सिंह बनते या जगजीवन राम बनते, कोई भी बनते, वो वही कार्य करता जो मोरारजी देसाई ने उस समय किया था। और क्योंकि अब वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं तो ये सोचना या ये पूछना कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या राहुल गांधी होंगे या खड़गे जी या ममता बनर्जी, मेरे हिसाब से ये बेकार का सवाल है। क्योंकि जो भी अगला प्रधानमंत्री आएगा उसको जो कार्य करने हैं वो बिल्कुल निर्धारित हो चुके हैं। वो 15-20 कार्य कोई भी आएगा वो प्रधानमंत्री को, और बहुत जल्दी से वो कार्य करने पड़ेंगे। तो अगली बार अगर कोई बीजेपी समर्थक आपसे ये पूछे कि मोदी नहीं तो कौन, तो उसका सीधा जवाब है फिलहाल मोदी जी को बाहर निकालना हमारा काम है, उसके बाद देखी जाएगी, कोई भी प्रधानमंत्री आने दो, इस देश को ठीक करना ही है। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो जिस किसी भी चैनल पर आप देख रहे हो उस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 1971 में जब इलेक्शन हुआ तब तक कांग्रेस का स्प्लिट हो चुका था। कांग्रेस ओ यानी कि कामराज लेड कांग्रेस, और दूसरी तरफ कांग्रेस आर, या कभी उसको कांग्रेस न्यू भी बोलते थे, वो इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। कांग्रेस आर को उस समय थंपिंग मेजॉरिटी मिली, 352 सीट, 352 सीट्स मिली, जो पिछले इलेक्शन से 69 ज्यादा थी। और कांग्रेस ओ का एकदम से सफाया हो चुका था, उनको शायद 16 सीट्स मिली, अखिल भारतीय जनसंघ को 22 सीट्स मिली, और दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टीज मिलाकर उनको 55 सीट्स आई। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन गई। 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लड़ा था। उनके ओपोनेंट थे राजनारायण। राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से के उम्मीदवार थे, और उन दिनों इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज फर्नांडिस थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी, उसका एक ब्रेक अवे ग्रुप था। 24 अप्रैल 1971 को राजनारायण ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। उनका ऐसा मानना था कि इंदिरा गांधी ने पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 जिसके अंतर्गत इलेक्शन होते थे उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी अपील में ये कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के दौरान सरकारी अफसर, आर्मी और लोकल पुलिस की मदद ली है। उन्होंने ये भी कहा कि उस इलेक्शन में शराब और कंबल भी बांटे गए जिससे वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया, और कुल खर्चा जो उस समय परमिटेड था वो 35,000 रुपये था, उससे ज़्यादा इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन पर खर्च किया है। अपनी इस अपील में राजनारायण जी ने यह भी कहा था कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के दौरान सरकारी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में ये देखें तो ये तो बहुत ही एक मामूली सी बात है,
प्रधानमंत्री जी सरकारी दौरे पर जाते हैं और फिर इलेक्शन मोड में आकर इलेक्शन की ही बात करते हैं। वो सरकारी किसी भी कार्य की बात नहीं करते हैं। उनके ऊपर पूरा सरकारी खर्चा ही हो रहा है। वो जहाँ भी जाते हैं वो सरकार के खर्चे पर ही जा रहे हैं। तो आज अगर कोई ये अपील करेगा तो पता नहीं, ये शायद एडमिट भी नहीं होगी हाई कोर्ट में। 1971 में ही एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसने हमारे सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी ही बदल दी थी। दिसंबर 1971 में तीसरा इंडो पाक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी को करारी हार दी गई, बांग्लादेश बन गया और लगभग 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भारत में लिए गए। पाकिस्तान आर्मी के थे ये लोग, और लगभग 1 करोड़ लोग इसमें डिस्प्लेस हो गए जिन्होंने भारत में आकर शरण ली थी। इस युद्ध के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो बदलाव आया वो तो एक तरफ था ही, लेकिन इंदिरा गांधी का अपना स्टेचर बहुत बढ़ गया था। वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ही एक स्ट्रांग औरत मानी जाने लगी। उन्होंने निक्सन तक को भी अपनी जगह दिखा दी थी जब वो अमेरिका गई थी। उनको भारत में दुर्गा से कंपेयर किया जाने लगा। एक तरह से उनकी पकड़ पार्टी पर, पॉलिटिक्स पर और देश पर पूरी तरह से बन चुकी थी। तो 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया ने ये मानने से इनकार कर दिया। राजनारायण की अपील इंदिरा गांधी के इलेक्शन को लेकर, इसमें 4 साल की सुनवाई हुई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया जिसमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज कर दिया गया, और यही नहीं, उनको 6 साल तक दोबारा इलेक्शन लड़ने से उस पर रोक लगा दी गई। अब आप तब की मनोस्थिति इंदिरा गांधी की समझिए। वो एक बढ़िया इलेक्शन, एक थंपिंग मेजॉरिटी से वो पावर में आई, जो पहला कभी नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता देश के लिए, पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं कट डाउन टू साइज किया, बांग्लादेश बना दिया गया, और उनकी विश्व में स्टैंडिंग बढ़ चुकी थी। तो वो एक तरह से एक पेडिस्टल पर उस वक्त बैठी हुई थी, और उनके खिलाफ जब ये वर्डिक्ट आया तो वो उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा और शॉक लगा, और उन्होंने इस वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर दिया। उनके कुछ सलाहकार भी उस समय ऐसे ही थे, और उसी वजह से उन्होंने कुछ ही दिन बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अब आप आज की भी ये सिचुएशन देख लीजिए कि मोदी जी ने पिछला इलेक्शन भी एक थंपिंग मेजॉरिटी से आए थे। उनको भी 300 के ऊपर, एनडीए को 320-325 सीट्स मिली थी। वो भी अपने को एक विश्व गुरु इस वक्त मानते हैं। उनकी भी पकड़ पार्टी पर, राजनीति पर, देश पर बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही है जैसे कि इंदिरा गांधी की 1975 में हो चुकी थी। इमरजेंसी के दौरान एक और जो इश्यू बनता जा रहा था वो था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को लेकर, यानी कि रॉ को। रॉ की स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी ने की थी, और उस समय भी उनका काफ़ी इसमें क्रिटिसाइज किया गया था कि ये एक ऐसी एजेंसी बना दी है जो आगे चलकर केजीबी की तरह काम करेगी, क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि इमरजेंसी के दौरान रॉ ने इंदिरा गांधी के कहने पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे किए और उन्हें डराया धमकाया गया, बिल्कुल वैसे ही तरह जैसा कि आज विपक्ष के लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। जून 1975 से लगभग 1.5 साल का एक पीरियड था जो हमारे इतिहास में एक काला पीरियड था, ब्लैक पीरियड। इन दिनों इमरजेंसी लगी हुई थी, सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसेस होते जा रहे थे।
1976 में जो जनरल इलेक्शन होना था वो भी टाल दिया गया, ये कहकर के इमरजेंसी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी उन दिनों सस्पेंडेड थे। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उनको ये जताना शुरू किया कि ऐसा हमेशा नहीं चल सकता है और इलेक्शंस तो कराने ही पड़ेंगे। आम जनता भी धीरे धीरे बहुत परेशान होती जा रही थी और एक आक्रोश सा बनता जा रहा था, एक एंटी इंदिरा वेव बनती जा रही थी। फाइनली 1977 जनवरी के महीने में इलेक्शंस की घोषणा की गई जो मार्च में होने थे, और कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स को उस समय जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन काफी सारे नेता जेल में ही रहकर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें काफी सारे नेता जुड़ गए, काफी सारे दल इसमें जुड़ गए और ये इलेक्शन लड़ा गया। इस एंटी इंदिरा वेव की वजह से जब ये इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को उस समय 154 सीट मिली थी, जो लगभग पिछले इलेक्शन से 200 सीट्स कम थी, और जनता पार्टी को एक भारी बहुमत मिला, 295 सीट्स उनको मिली थी। और जनता पार्टी की तरफ से 51 वर्षीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि इस बात से चरण सिंह ज्यादा खुश नहीं थे और बाद में 2 साल बाद उन्होंने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिससे ये सरकार गिर गई थी। लेकिन मोरारजी देसाई उम्र में और तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में और बहुत ज़्यादा थे चरण सिंह से, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था और वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते थे। और वो शायद अकेले ही ऐसे आदमी हैं जिन्हें भारत रत्न हिंदुस्तान की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, और निशाने पाकिस्तान 1990 में ये अवार्ड भी पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे भी उनको सम्मानित किया गया था। तो जो लोग ये समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ज़्यादा उम्र में है, 81 वर्ष के हैं, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं, तो हमारे सामने एक उदाहरण है मोरारजी देसाई का, जो लगभग इसी उम्र में प्रधानमंत्री बन चुके हैं और एक अच्छे खासे प्रधानमंत्री रहे थे। अब मैं आपको जल्दी से ये बताऊंगा कि अपने 2 साल के कार्यकाल में मोरारजी देसाई ने कौन से ऐसे ये 4-5 काम किए थे जिनकी वजह से आज हम लोग देश में जैसी भी सरकार आई हो, चाहे वो मोदी जी की है, अच्छी है, बुरी है, हम लोग एक तरह से सुरक्षित बने हुए हैं। पहली चीज तो उन्होंने इस बिल में ये कर दी थी कि अगर आगे से कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना हो जिसमें फंडामेंटल कैरेक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदला जाए, तो वो केवल एक रेफरेंडम होगा पूरे देश में, जिसमें कम से कम 51% लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर उस रेफरेंडम में हाँ होती है तभी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर छू सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे इसमें क्लॉजेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी पावर्स दे दी थी, यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, लोकसभा, उनकी पावर्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट्स का है वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि मेरे को पकड़ के कोई एजेंसी ले जाए और वो कहे कि आप ऐसा बोल दीजिए, फिर उस स्टेटमेंट को कोर्ट में कहे कि इन्होंने खुद ही ऐसा कहा है, ये इलीगल हो गया। आर्टिकल 21 था राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों आर्टिकल्स कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट की वजह से आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री, आज ही नहीं आगे भी कभी भी उस दिन के बाद से इमरजेंसी जैसी चीज इस देश में नहीं लग सकती है। लेकिन उसका एक और नतीजा ये है कि अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी किसी दूसरी तौर पर कभी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा मोरारजी देसाई ने अपने 2 साल के कार्यकाल में काफ़ी सारे काम किए थे।
लेकिन आज मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं उन सब के बारे में यहाँ पर बात कर सकूं। 1977 और 2024 के चुनावों में काफ़ी सारी समानताएं दिखने लगी हैं। 1975-77 में इमरजेंसी लगी थी। आज लोग कहते हैं कि एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। तब जनता पार्टी बनी थी, आज इंडिया बना है। तब भी ऑपोजिशन पर एक तलवार लटकी हुई थी, उनको जेल भेजा गया था। आज भी ईडी और सीबीआई को लेकर वही तलवार लटकी हुई है। जनता में तब एक आक्रोश था, बनता जा रहा था, आज भी वही स्थिति है। बीजेपी फिलहाल कर्नाटक में हार चुकी है, मध्य प्रदेश में उसकी हार लगभग निश्चित ही है। ओनली वाइज मैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। केवल बुद्धिमान लोग ही इतिहास से कुछ सीखते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।